नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राज मोहन तिवारी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम खबरों से खबरदार में। देखिए, बिहार में आज भारत बंद का असर देखने को मिला है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने SC ST में क्रीमी लेयर को लेकर जो फैसला सुनाया था, उसी के विरोध में आज भारत बंद का आह्वान कई दलित संगठनों के तरफ से किया गया और बिहार में भी कई जिलों में उसका ज़्यादा असर देखने को मिला। और राजधानी पटना में तो कई जगहों पर पुलिस को लाठी चार्ज कर प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करना पड़ा, वाटर कैनन तक का इस्तेमाल किया गया। लेकिन इस भारत बंद ने NDA के अंदर ही झोल कर दिया है। जीतन राम मांझी इस भारत बंद का विरोध कर रहे थे, तो वहीं चिराग पासवान इसको अपना समर्थन दे रहे थे। तो इसको लेकर NDA में और आगे चलकर बिहार की राजनीति में क्या कुछ होगा, इस पर हम विस्तार से जरूर चर्चा करेंगे। लेकिन आज बिहार की सियासत में भी महत्वपूर्ण घटना हुई, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा, जो कि लोकसभा चुनाव में काराकाट सीट हार चुके, आज उन्होंने NDA से राज्यसभा उपचुनाव के लिए अपना नामांकन पर्चा भर दिया। लेकिन उनके नामांकन पर्चा भरने के बाद भी थोड़ा बहुत संशय इसको लेकर बरकरार है और कई जगह कई तरह की खबरें चल रही हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को 4 साल वाली सीट पर भेजा जा रहा है या फिर 2 साल वाली। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने सबको चौंकाते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष गोपालगंज के रहने वाले मनन मिश्रा को राज्यसभा उपचुनाव के लिए अपना कैंडिडेट बनाया और उन्होंने भी आज अपना नामांकन पर्चा विधानसभा पहुंचकर भर दिया है। नीतीश कुमार के साथ ही दोनों डिप्टी CM और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे। तो बीजेपी और NDA की स्ट्रेटेजी आखिरकार इस राज्यसभा उपचुनाव के लिए क्या है और इससे क्या फायदा होगा, हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार रवि रंजन जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी जी हैं। सबसे पहला सवाल, तो आज भारत बंद को लेकर मोदी कैबिनेट में भी इसको लेकर कई बातें कह दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद जो आज भारत बंद बुलाया गया, जिस तरीके से प्रदर्शन हुए हैं, खासकर बिहार की बात करें तो पॉलिटिकल पार्टियों ने जो सपोर्ट किया, जिन्होंने विरोध किया, कैसे देख रहे हैं, कितना प्रभाव छोड़ेगा ये? देखिए, बंद का तो असर हुआ है और दलितों के एक वर्ग में इस बात को लेकर के आशंका है कि इसी बहाने उनका आरक्षण ख़त्म कर दिया जाएगा। अच्छा। धीरे धीरे पहले क्रीमी लेयर को अलग किया जाएगा, फिर बाकी के लोगों को भी वंचित कर दिया जाएगा आरक्षण से। तो इस आशंका को लेकर के उनका ये भारत बंद का आह्वान था और ये मुख्य रूप से दलितों की ओर से, दलित संगठनों की ओर से ये कॉल दिया गया था और फिर पॉलिटिकल पार्टियों ने उसका सपोर्ट किया। कांग्रेस ने सपोर्ट किया, राजद ने सपोर्ट किया, दूसरे पार्टियों ने, मायावती की पार्टी ने भी सपोर्ट किया। पार्टियों ने तो सपोर्ट किया, समझ में आता है, लेकिन NDA के सहयोगी दल चिराग पासवान ने भी समर्थन दे दिया। चिराग पासवान शुरू से इसके खिलाफ रहे हैं। क्रीमी लेयर का जब फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था, सुझाव दिया था, वो फैसला एक तरह से नहीं था, वो सरकार को सुझाव था कि सरकार चाहे तो ऐसा कर सकती है। तो इसमें केंद्र सरकार ने स्थिति स्पष्ट कर दी कि केंद्र सरकार के स्तर पर ऐसा कोई विचार नहीं है, हमारे पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है इसमें बाइफर्केशन करने का, मगर राज्य चाहें तो कर सकते हैं, ये कहा था। तो हरियाणा में उसका कुछ असर देखने को मिला, हरियाणा में कुछ उसका विभाजन किया गया है। तो उसी से इस आशंका को बल मिला दलित संगठनों को कि ये एक साजिश है और धीरे धीरे करके आरक्षण हमारा छिन जाएगा। तो इसके लिए ये विरोध किया गया और इसके पीछे राजनीति भी ज़्यादा थी, यानी मोदी विरोध की राजनीति इस पर परवान चढ़ गई और उसके चलते ये एक बड़ा आंदोलन बन गया। मगर इसमें मूल सवाल ये है कि ये आंदोलन आप देखिए कि जो लाभुक वर्ग है दलितों में, वो ज़्यादा आगे था आज के आंदोलन में, भारत बंद में। तो ये कह सकते हैं कि लाभुकों के अपना लाभ बचाने के लिए किया गया भारत बंद था। अच्छा। क्योंकि उसी में जीतन राम मांझी भी हैं। तो जीतन राम मांझी बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ खड़े हैं। वो कह रहे हैं कि ये बिल्कुल सही फैसला है, सुप्रीम कोर्ट ने सही निर्णय दिया है और क्रीमी लेयर होना चाहिए,
उनका ये कहना है कि दलितों में अभी भी 10 से अधिक जातियां ऐसी हैं जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिला है और वो अभी भी बिल्कुल पिछड़े और गरीब अवस्था में हैं, भोजन के भी लाले पड़ते हैं उनको। तो उनको ऊपर उठाने की ज़रूरत है, न कि उन लोगों को कि जो कई पीढ़ियों से आरक्षण का लाभ पा रहे हैं और बिल्कुल संपन्न हो गए हैं। अब उनको आरक्षण की ज़रूरत नहीं, वो अपने पाँव के भरोसे चल के आगे बढ़ सकते हैं। मगर जब एक बार लाभ मिलने लगता है तो कोई छोड़ना नहीं चाहता है, तो इसीलिए ये विरोध हो गया है। जीतन राम मांझी ने तो ये भी कहा है कि वो रैली करेंगे इस मुद्दे पर, और हाँ, समर्थन में कि ये क्रीमी लेयर होना चाहिए, उसमें जो संपन्न वर्ग हो गया है उसको बाहर करना चाहिए आरक्षण से, और जो वाकई पिछड़ा है, दलित है, उसको इसका लाभ मिलना चाहिए। तेजस्वी ने इसको लेकर बड़ा अच्छा सवाल उनसे पूछा है कि वो अपने आप को कहाँ देखते हैं, क्या वो आरक्षण लेने वाली स्थिति में है या क्रीमी लेयर में वो भी आएंगे? हाँ, नहीं, ये देखिए तो क्या जवाब दिया उन्होंने। जीतन राम मांझी ने फिलहाल इस पर जवाब नहीं दिया है। दलित राजनीति की एक त्रासदी ये भी है कि वो आरक्षण का लाभ तो लेते ही हैं, परिवार में भी आरक्षण का लाभ लेते हैं, पार्टी में भी, पार्टी को अपने परिवार के लिए आरक्षित कर देते हैं। चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे वो जीतन राम मांझी हो, पार्टी में अगर कुछ भी संभावना बनती है तो फैमिली फर्स्ट। चिराग पासवान भले बिहार फर्स्ट का नारा देते हैं, मगर उनके लिए अंदर खाने फैमिली फर्स्ट नारा है। अभी आपने देखिए कि अपने बहनोई को टिकट दे दिया, उसके पहले उनके पिताजी थे तो पूरा खानदान उन्होंने आगे बढ़ाया था राजनीति में। तो चलिए, वो भी एक अच्छी बात है कि परिवार के लोग भी आगे बढ़े, तो उसी बहाने दलित समाज भी कुछ आगे बढ़ा, मगर बाकी के लिए भी रास्ता खोलना चाहिए। लेकिन सवाल है, रवि रंजन जी को भी इसमें जोड़ेंगे कि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी दोनों एक ही गठबंधन का हिस्सा है और दोनों दो पेज पर खड़े हो गए हैं इस मुद्दे को लेकर। नहीं, चिराग पासवान की राजनीति ही टिकी हुई है कि अगर उसका समर्थन वो नहीं करेंगे तो उनकी ज़मीन खिसक जाएगी। और जब पिछले दिनों जब सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रस्ताव दिया राज्य सरकारों को और सरकारों को, उसी समय उन्हीं की पार्टी के, उन्हीं की जाति के लोग, उन्हीं के जो नेता हैं जिला स्तर के, पंचायत स्तर के, वो पूछने लगे थे कि चिराग पासवान इस बारे में क्या कहना चाहते हैं और वो इस पर बोल क्यों नहीं रहे हैं। मजबूरन उनको बोलना पड़ा था और इसके समर्थन में उतरना पड़ा। देखिए, दुसाध जाति जो है, पासवान जाति जो है, अगर आप देखेंगे तो शेड्यूल कास्ट में सबसे ज़्यादा आरक्षण का लाभ इसी जाति को प्राप्त हुआ है। और ये जाति एक तरह से उत्थान के ऊपर, उसमें सबसे ऊपर में अगर है तो ये जाति है, तो निश्चित रूप से इनको आरक्षण का लाभ मिला है। लेकिन जीतन राम मांझी जो कह रहे हैं, डोम है, मेहतर है, भुइयाँ है, जो जिस जाति से वो खुद ही आते हैं, भंगी है, इन 8-10 जातियों को तो भाई वो तो पढ़ने भी नहीं जा पाते हैं, जबकि स्कूल में शिक्षा फ्री है, किताबें फ्री हैं, साइकिल फ्री है, लेकिन वो तो बेचारे पढ़ने भी नहीं जा पाते। तो पढ़ने नहीं जाते तो उनको आरक्षण क्या मिलेगा, नौकरी क्या मिलेगी। तो सवाल ये है कि जीतन राम मांझी जो बातें कह रहे हैं, निश्चित रूप से वो ठीक कह रहे हैं। और चिराग पासवान की मुश्किल ये है कि अगर वो नहीं बोलेंगे तो उनकी अपनी ज़मीन खिसक जाएगी, क्योंकि लाभ लेने वाली जाति तो वही। लेकिन बिहार की राजनीति में देखें तो जीतन राम मांझी इकलौते दलित नेता हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस प्रस्ताव का समर्थन किया है और तमाम राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया है। देखिए, असल में ये राजनीति हो रही है, और जिस तरह से कहा जा रहा था शाहीन बाग को प्रयोग के तौर पर देखा जा रहा था, ये भी एक प्रयोग के तौर पर है। पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अगर बहुमत से दूर रह गई 20-25 सीट, उसके पीछे कारण ये था कि एक भ्रम फैलाया गया चारों तरफ कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण का विरोधी है। उसके पहले के इलेक्शन में मोहन भागवत का एक था जो बात उन्होंने कह दी थी कि आरक्षण की समीक्षा की जानी चाहिए, तो ये दुष्प्रचार किया गया कि ये लोग आरक्षण को हटाने वाले हैं। तो भारतीय जनता पार्टी पर यह तोहमत लग चुकी है कि वो आरक्षण हटाने वाली पार्टी है, आरक्षण को खत्म करना चाहती है। अब इसके कारण जो सीटों का जो घाटा हुआ और ये थोड़ा पीछे रह गए नरेंद्र मोदी, अब विपक्षी दलों में एक ये बात आ गई है कि अगर इसी को प्रचार किया जाए ठीक से तो इनको इस बार परास्त किया जा सकता है। और इसीलिए एक प्रयोग के तौर पर आज के इस भारत बंद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कुछ दलित संगठन सड़क पर हैं। अध्यादेश की मांग। हाँ,
और अब जो है ये विपक्षी पार्टियों को इसमें अवसर दिख रहा है, तो अवसर दिख रहा है तो सब हुले ले करके आगे बढ़े हुए हैं झंडा लेके कि भाई जल्दी ये करो भाई ऑर्डिनेंस ला के इसको ख़त्म करो और नया ये बना दो कि ये नहीं हो सकता। ये केंद्र सरकार से मांग है, लेकिन केंद्र सरकार ने तो पहले कह दिया कि हमारे पास इस प्रस्ताव का कोई वो नहीं है और हमारे पास कोई पेंडिंग नहीं है, हम इसको नहीं चाहते हैं। तो आप जो कर रहे हैं विपक्षी पार्टियों के लिए, दलित संगठनों को लड़ने दीजिए, वो तो उनका अधिकार है, वो लड़ेंगे। लेकिन विपक्षी पार्टियों के पास मुद्दा क्या है? मुद्दा यही है, जैसे लेटरल हिसाब के उससे एंट्री के लेकर ये हुआ और तुरंत बैकफुट पर आई सरकार ने स्पष्ट किया कि हम ये नहीं चाहते हैं। लेकिन राहुल गांधी जो ज़्यादा ये इस पर बयान दे रहे हैं, उनको बताना चाहिए कि मनमोहन सिंह कैसे आए थे, अहलुवालिया वो कैसे आए थे, और ऐसे अनेक लोग, रघुराजन रिजर्व बैंक में जो थे, अमिन वो कैसे आए थे। ये सारा लाभ तो कांग्रेस पहले ले चुकी है। तो सवाल ये है कि इसमें एक अवसर दिख रहा है विपक्षी पार्टियों को। इसको अगर हवा दिया जाएगा तो अगले चुनाव में, एक तो 25 में विधानसभा का ही चुनाव है, और अगले चुनाव में नरेंद्र मोदी एंड टीम को किसी तरह से परास्त किया जाए तो एकमात्र हथियार यही है। अध्यादेश की जो मांग लगातार की जा रही है, कितना ज़रूरी है? सवाल ये है कि आरक्षण की समीक्षा क्यों नहीं हो सकती है? जब संविधान में आवश्यकता के अनुसार संशोधन हो सकता है तो आरक्षण की सुविधा में क्यों नहीं संशोधन होना चाहिए? उसकी समीक्षा होनी चाहिए, निष्पक्ष लोगों की टीम बैठा करके उसकी समीक्षा होनी चाहिए कि किनको लाभ मिला और कौन अभी भी वंचित है, किनको ज़्यादा मदद की ज़रूरत है। तो इसमें दलित समाज का जो प्रबुद्ध तबका है उसको खुद आगे आना चाहिए कि भाई ये हमारी कम्युनिटी के ये लोग पीछे हैं, इनको ज़्यादा मदद की ज़रूरत है, तो उनको दिया जाना चाहिए। तो समीक्षा से आखिर इतना भय क्यों है? भय इसलिए है कि जो संपन्न वर्ग है दलितों में, जिसने आरक्षण का लाभ लेके खाया पिया अघाया परिवार जो है, वो ज़्यादा आतंकित है, भयभीत है कि इससे हमारी सुविधाएं छीन जाएंगी। जो आरक्षण के चलते 10 तरह की सुविधाएं मिल रही हैं वो छीन जाएंगी, ये डर है। और बिहार में लड़ाई राजनीतिक लड़ाई भी हो गई है कि पासवान जाति के नेता हैं चिराग पासवान, और सबसे प्रभावी जाति है पासवान दलितों में, सबसे लाभ लेने वालों की जाति है वो। तो इसलिए चिराग पासवान हैं उनके नेता, और वो इसके विरोध में खड़े हैं कि समीक्षा नहीं होनी चाहिए, और क्रीमी लेयर की बात एकदम बिल्कुल बकवास है। मगर इसी में जीतन राम मांझी ने अपना एक अलग स्टैंड ले लिया है, यानी अपनी जाति के अलावा जो और दूसरी उपेक्षित दलित जातियां हैं उनको अपने साथ जोड़ लें और उनको आरक्षण का और बाकी सुविधाओं का लाभ दे करके वोट बैंक एक अपना तैयार करें। तो उनको इसमें फ़ायदा दिख रहा है, इसलिए वो इसका विरोध कर रहे हैं। इसमें क्या फ़ायदा दिखाई दे रहा है? राजद को फ़ायदा ये दिख रहा है कि नरेंद्र मोदी पर चढ़ाई करो, उनको कमज़ोर करो। राजद ही नहीं, तमाम विपक्षी पार्टियों को सबसे बड़ा फ़ायदा यही दिख रहा है, किसी बहाने सरकार को घेरो, सरकार को परेशान करो। और सचमुच बीजेपी इसमें बैकफुट पर दिख रही है, क्योंकि इतना खौफ हो गया है उसको इन सब बातों से कि संविधान, आरक्षण, ये इतना भ्रम इस पर फैला दिया गया है समाज में कि लोग भी बिना सोचे समझे उस भ्रम का शिकार हो रहे हैं। तो इसलिए भाजपा को लगता है कि एक एक कदम फूंक के उठाया जाए, ऐसा न कि असर छोड़ेगा बिहार की राजनीति में, क्योंकि अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है। ये देखना है कि कितना आगे जा पाता है ये विरोध जो है, वो कितना आगे बढ़ता है, या आंदोलन क्या स्वरूप लेता है आगे, उस पर ये टिका हुआ है। पूरी राजनीति उस पर टिकी हुई है। अगर ये आंदोलन और लंबा चला और समर्थन इसी तरह रहा तब तो वो भाजपा के लिए मुश्किल होगी, तब फिर भाजपा को झुकना पड़ेगा। जैसे मुस्लिमों ने आंदोलन करके और राजीव गांधी को झुकाया था कि वो शाहबानो केस पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उसके खिलाफ उन्होंने फिर विधेयक पास कराया संसद में। तो भाजपा अब क्या करेगी उस स्थिति में, ये देखने वाली बात होगी। मगर भाजपा भी अपने तरीके से तैयारी कर रही होगी जरूर। कुछ क्या एक ही गठबंधन में दो खेमा एक ही मुद्दे को लेकर रह सकता है? मांझी अलग, चिराग अलग? ये स्वाभाविक है, ये गठबंधन है, एक पार्टी तो है नहीं। तो एनडीए एक गठबंधन है, दलों के अलग अलग स्टैंड हो सकते हैं, अलग अलग विचार हो सकते हैं, मगर सरकार जो फैसला लेती है तो सरकार में शामिल दलों से अपेक्षा की जाती है कि वो उस फैसले के साथ रहेंगे। तो इसमें कोई ठोस वजह नहीं है, इस विरोध के पीछे कोई ठोस वजह नहीं है, क्योंकि बिहार सरकार भी ऐसा नहीं करने जा रही है।
तो बिहार में उस आंदोलन का कोई असर नहीं होना चाहिए। हरियाणा में हुआ है, जहाँ हरियाणा में इसका असर बहुत कम हुआ आंदोलन का। तो इसलिए ये राजनीतिक मसला बन गया है, दलितों का हित अहित गौण हो गया है और नरेंद्र मोदी के विरोध का स्वरूप इसको दिया जा रहा है। तो ये तो आज के भारत बंद और उस मुद्दे को लेकर हम चर्चा कर रहे थे, लेकिन अब बात बिहार में जो आज का महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम रहा, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा और बीजेपी के मनन मिश्रा ने राज्यसभा उपचुनाव के लिए अपना नामांकन पर्चा भर दिया। एनडीए आज फिर एकजुट दिखाई दिया। नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, तमाम लोग आज विधानसभा पहुंचे थे। नामांकन पर्चा की इस प्रक्रिया में कैसे देख रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, जो कि चुनाव हारे, लेकिन अब उन्हें केंद्र की राजनीति में भेजकर एनडीए कितना प्रभाव छोड़ पाएगी? नहीं, एनडीए ने एक वो जो पिछले बार चुनाव में ये कसर रह गई और लालू प्रसाद यादव ने लोकसभा चुनाव के दौरान कुशवाहा मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए एक तरह से एनडीए से वो मतदाता को उन्होंने तोड़ दिया लालू प्रसाद यादव ने, और बड़ी मुश्किल से मैंने कुछ सीटें वो जीत पाए। तो दिक्कत यह है कि उपेंद्र कुशवाहा को अगर एनडीए अपने साथ नहीं रखेगी तो उसमें और गिरावट आएगी। तो उपेंद्र कुशवाहा एनडीए की ज़रूरत है और इसी ज़रूरत को समझते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपना प्रत्याशी बनाया। उनको अब ये चर्चा बहुत ज़ोरों पर चढ़ी है कि वो 4 साल के लिए जा रहे हैं कि वो 2 साल के लिए जा रहे हैं, लेकिन पार्टी की तरफ से जो पार्टी के सूत्र जो हैं वो जो हमें बता रहे हैं उनके हिसाब से वो 4 साल के लिए जा रहे हैं और मनन मिश्र जो हैं वो 2 साल के लिए जाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा की ज़रूरत है एनडीए को। कुशवाहा मतदाताओं को एकजुट करना होगा। इस समय 2025 के चुनाव में बिहार में खास तौर पर उपेंद्र कुशवाहा की ज़रूरत पड़ेगी और उसी के साथ जो मनन मिश्र जो ब्राह्मण जाति से हैं, मनन मिश्र को जो सवर्ण मतदाताओं में सबसे बड़ा वोट बैंक वो ब्राह्मण है, 3% से अधिक हैं वो। तो क्योंकि भूमिहार मतदाता लोकसभा के चुनाव में बहुत नाराज़ हुआ था, तो एक ऐसे नेता को भी शामिल किया गया जो पोलराइज करा सके वोट, माने ब्राह्मण मतदाता एकजुट हो जाए। तो भूमिहार और ब्राह्मण लगभग एक ही कहे जाते हैं, उसको साधने की कोशिश की गई है। विजय सिन्हा इत्यादि तो पहले से हैं ही। तो एक तो ये बात है। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा अगर राज्यसभा नहीं जाते तो एनडीए के लिए बड़ी मुश्किल होती, लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा के जाने के साथ ये जो कुशवाहा समाज है, चूँकि सम्राट चौधरी हैं, उनको केवल पार्टी के अध्यक्ष पद से हटाया गया। वो डिप्टी सीएम हैं, तो वो भी हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, और ऐसे तमाम लोग मिलकर पार्टी का वो जो है बेड़ा पार लगाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर जो चर्चा छिड़ी, 4 साल, 2 साल, मीसा भारती की सीट पर या विवेक ठाकुर की सीट पर, अभी भी बहुत असमंजस की स्थिति बनी हुई थी कि क्या सचमुच 2 साल के लिए उन्हें भेजा जा रहा है, विधानसभा तक का इस्तेमाल करके फिर उन्हें फेंक दिया जाएगा। किस तरीके से आप देख रहे हैं इसको? नहीं, वो तो स्पष्ट हो गया। मनन मिश्र 2 साल का टर्म है उनका और 4 साल का टर्म उपेंद्र कुशवाहा का है। मीसा भारती की सीट पर उपेंद्र कुशवाहा जा रहे हैं, ये तय हो गया है। और उपेंद्र कुशवाहा की पूरी संभावना है कि वो जीत करके जाएंगे तो कैबिनेट में भी शामिल हो जाएंगे, जितना तो लगभग तय है, निर्विरोध हो जाएंगे। तो उसके बाद पूरी संभावना है कि सरकार में मंत्री बन जाएंगे वो, क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव है तो वो खुश भी करना है। कुशवाहा समाज माना जा रहा है कि अभी एनडीए से थोड़ा सा विमुख है। कुशवाहा भी आज काफ़ी खुश नजर आ रहा है। हाँ, तो उसको फिर से अपने पाले में लाने के लिए वो उनको वहाँ सम्मान दिया जाएगा, मंत्री पद मिलेगा, तो एक कुशवाहा समाज में एक नया जोश और एनडीए के प्रति आकर्षण होगा, ऐसा उनको समझ में आ रहा है। तो इसलिए ये उनको दिया गया टिकट, और वो पहले ही से तय था। जब चुनाव हारे थे उस समय बीजेपी पर ये आरोप लग रहा था, उनके लोगों ने आरोप लगाया था कि पवन सिंह को बीजेपी ने ही खड़ा किया था उनको, कुशवाहा जी को डाउन करने के लिए। तो उस आरोप से निकलने के लिए, उबरने के लिए भी उपेंद्र कुशवाहा को ये भेजा जाना वहाँ ज़रूरी था। तो ये एक टिकट उनको गया है। दूसरे जो मनन मिश्रा हैं, इससे ये एक बात तो तय हो गई है कि बीजेपी में जिसका भी नाम मीडिया में आएगा उसका पत्ता समझ लीजिए कि बिल्कुल साफ है। तो जितने आप पार्टी अध्यक्ष के चुनाव में देख लीजिए, पार्टी अध्यक्ष में 1 दर्जन नाम चल रहे थे, अखबारों में हफ्ते 2 हफ्ते पर एक बार चर्चा हो रही थी, उसमें से किसी को नहीं अध्यक्ष बनाया गया।
अध्यक्ष ऐसे व्यक्ति को बनाया गया, दिलीप जायसवाल को, जिनका नाम किसी के जुबान पर नहीं था। कोई माने कि कोई किसी ने कल्पने में भी नहीं सोचा होगा कि दिलीप जायसवाल बन सकते हैं अध्यक्ष, उनको बना दिया। उसी तरह मनन मिश्र की भी कहीं चर्चा नहीं थी, कई दूसरे नामों की चर्चा थी, वो सब लोग नाम आया ये हो गए, सर्च करना पड़ा कि ये है कौन है। तो मगर मनन मिश्रा बक्सर के लिए भी कोशिश में थे, बक्सर लोकसभा चुनाव में। हाँ, तो ये उस समय ये था कि सबसे आगे इनका नाम चल रहा था, मगर फिर अचानक कुछ रणनीति बदली और वहाँ मिथिलेश तिवारी चले गए बीजेपी से। तो इनको ये कहा गया कि आपको स्टार प्रचारक बनाया जा रहा है और आपको सम्मान दिया जाएगा, आप अस्थिर रहिए, पार्टी में उछल कूद ज़्यादा मत कीजिए। तो इन्होंने एकदम पार्टी के जो लाइन को फॉलो किया और खामोशी से काम करते रहे। कई प्रदेशों में भी इन्होंने प्रचार किया चुनाव में। और दूसरे ये है कि तो उसी का एक फ़ायदा ये मिला अभी। और दूसरा ये है कि वकीलों में इनकी बड़ी साख है मनन मिश्र की। 2010 से लगातार ये 24 है, लगातार ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। और बिहार से ये दूसरे संभवतः हैं जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं। इसके पहले सूरज नारायण सिन्हा एक हुआ करते थे, वो बार काउंसिल के अध्यक्ष थे ऑल इंडिया के, और दूसरे संभवतः ये हैं। मनन मिश्रा को राज्यसभा भेजकर बिहार की राजनीति में बीजेपी क्या कमाल कर पाएगी? बिहार की राजनीति में देखिए, अभी सभी दलों के लिए सबसे बड़ा खतरा बने हुए हैं प्रशांत किशोर। अच्छा, प्रशांत किशोर हैं ब्राह्मण, मनन मिश्र हैं ब्राह्मण, तो वहाँ से कनेक्शन जोड़िए। और प्रशांत किशोर ने अपना फार्मूला पब्लिक कर दिया है कि वो जातियों की संख्या के आधार पर टिकट देंगे, जिस जाति की जितनी संख्या उसको उतना टिकट। उसमें मुसलमानों के लिए 70 सीटें उन्होंने आरक्षित कर देंगी, 70 सीट हम देंगे। तो ये सारी पार्टियों के लिए बड़ा मुश्किल की घड़ी हो गई है, क्योंकि वो तो टिकट देते हैं वैसे उम्मीदवारों को कि जो जिताऊ हो, जीत के आ जाए, उस क्षेत्र के समीकरण के हिसाब से सुटेबल हो, तो उस हिसाब से टिकट बांटते हैं। अब ये जब जातियों का कैलकुलेशन करके और उपेंद्र ये पीके जो हैं सो टिकट जब बांटेंगे तो तमाम जातियों में खलबली मचेगी। और वो खुद ब्राह्मण है तो ब्राह्मणों का उनके प्रति आकर्षण स्वाभाविक है। तो उसको कम करने के लिए, उस प्रभाव को कम करने के लिए उसकी काट के रूप में मनन मिश्रा को आगे किया गया है। और दूसरी बात यह है कि अभी न्यायपालिका के कई फैसले आए वो सरकार के खिलाफ आए। तो ये बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया के, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं, इनका वकीलों पर बड़ा प्रभाव है, बुद्धिजीवी वर्ग माना जाता है। तो वो न्यायपालिका और बार के साथ वहाँ भाजपा की ट्यूनिंग बेहतर बनाएंगे। सरकार के खिलाफ जो फैसले आते हैं उसमें थोड़ा सा बचाव कर पाएंगे सरकार की ओर से, तो ये एक लाभ होगा। दूसरे कि इनको लालू प्रसाद के गृह जिले से चुना गया है, ये लालू प्रसाद, तो लालू प्रसाद के मुकाबले भी ये एक चेहरा बनेंगे। गोपालगंज अब तक लालू प्रसाद का माना जाता था, मनन मिश्रा वहाँ से एक चेहरा बन के आएंगे बीजेपी के लिए। दूसरे कि कांग्रेस में कई बड़े चेहरे हैं जो वकालत में नामी हैं, नामी वकील हैं। कपिल सिब्बल हो गए, वो सलमान खुर्शीद हो गए, और भी कई चेहरे हैं ऐसे जो बड़े नाम हैं। अभिषेक मनु सिंघवी हैं। मगर बीजेपी के पास ले दे करके एक ही नाम था रविशंकर प्रसाद का, जो एक बड़ा चेहरा था वकालत के क्षेत्र में। तो उस कमी की भरपाई मनन मिश्रा करेंगे। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं तो इस नाते वेल नोन फेस हैं, तो वो वकीलों के बीच बीजेपी की पैठ बढ़ाएंगे। तो और रविशंकर प्रसाद इन दिनों थोड़ा पार्टी से किनारे हैं, साइडलाइन उनको पार्टी ने कर रखा है। तो ये उनकी जगह वकालत के क्षेत्र से इनको रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। की चर्चा काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। एक नाम जो आरा से चुनाव हार गए आरके सिंह, उनको लेकर भी था, और दूसरा जो दिल्ली में जो बीजेपी का नेतृत्व है, बिहार से इकलौता चेहरा ऋतुराज सिन्हा, इन दो नामों की भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा रही। तो क्या माना जाए कि अब आरके सिंह की राजनीति समाप्ति की ओर पहुंच गई है, और आरके सिन्हा, ये ऋतुराज सिन्हा एक युवा चेहरा है, तो उनको लेकर बीजेपी की स्ट्रेटेजी क्या है? देखिए, एक चुनाव में टिकट न मिलने से किसी की राजनीति समाप्त नहीं होती। राजनीति तो लंबी चलती है, तो थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है। अगर अधैर्य होइएगा तो राजनीति फिर खत्म हो जाएगी। आरके सिंह को संगठन में नाराजगी है, और आरके सिंह के लिए पार्टी ने कुछ और सोच रखा होगा। और जो नाम आप चर्चा कर रहे हैं, ये चर्चा कहाँ थी?
मीडिया में थी, अखबारों की सुर्खियां थी, चैनलों की सुर्खियों में नाम था। पार्टी के अंदर क्या चर्चा थी इनकी, क्या लीडरशिप इन पर विचार कर रहा था, ये महत्वपूर्ण बात है। तो लीडरशिप ने जो विचार किया वो नाम सामने आ गया। तो ये चर्चा मीडिया में कई बार गॉसिप के रूप में कुछ खबरें छपती रहती हैं, नहीं कुछ है तो किसी का नाम उछाल दिया, कई बार लोग खुद अपना नाम प्रोजेक्ट करवाते हैं। तो बीजेपी ने अब उस राजनीति को बिल्कुल नकार दिया है कि अगर आप अखबार मीडिया के माध्यम से खुद को प्रोजेक्ट करेंगे और अपनी उम्मीदवारी का दावेदारी करेंगे तो आपको पार्टी कभी जगह नहीं देगी और चुपचाप काम करते रहिएगा, तब आपको स्थान मिल सकता है। ये एक बार नहीं कई बार भाजपा ने करके दिखाया है। राजनीति को आप कैसे देख रहे हैं? ऋतुराज सिन्हा तो अभी नौजवान हैं और पार्टी के अंदर बिहार से वो अकेले पदाधिकारी हैं नेशनल टीम में, मोदी जी के बहुत करीब हैं, अमित शाह के करीब हैं, तो उनकी राजनीति तो बहुत लंबी जाने वाली है। एक चुनाव और ये तो एक तरह से कहे कि मिड टर्म पोल है, तो मिड टर्म पोल में टिकट मिलता तो क्या होता 2 साल या 4 साल, मगर पार्टी ने उनके लिए कुछ बड़ा सोच रखा होगा, पार्टी के गुड बुक में हैं और वो माने जो नेशनल लीडरशिप है उसके बहुत विश्वास पात्र और भरोसे के हैं। तो उनकी राजनीति तो अभी लंबी चलने वाली है, उसमें कोई किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ये चीज़ें राजनीति ऐसे ही चलती है। बिल्कुल। तो उनका भविष्य राजनीति में अभी उज्जवल है, बहुत आगे जाने वाला उनका समय आएगा। तो सबका समय आता है, उनका भी समय आएगा। बिल्कुल। तो देखिए आज हम चर्चा कर रहे थे, एक तरफ तो भारत बंद को लेकर सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का विरोध जताया गया, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार से 2 राज्यसभा की सीटों के लिए जो उपचुनाव होना था उसको लेकर आज नामांकन का आखिरी दिन था और 2 कैंडिडेट ने नामांकन पर्चा भरा और दोनों के दोनों ही निर्विरोध चुने जाने तय हो गए हैं। यानी 3 सितंबर को जो वोटिंग होनी है अब उसकी ज़रूरत इन 2 सीटों के लिए नहीं पड़ेगी। ऐसे में अब राज्यसभा के अंदर एनडीए का दबदबा भी बढ़ेगा, क्योंकि अभी 8 सीटें हैं और ये 2 सीटें जीतते हैं तो एनडीए की सीटें बिहार से 10 सीटें हो जाएंगी। अब बिहार की राजनीति में ये भारत बंद और राज्यसभा के जो दावेदार बने हैं वो कितना प्रभाव छोड़ पाएंगे और 25 में इसका कितना असर देखने को मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बने रहिएगा हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।